नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक बेटी की माँ। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। निशा ने आंखें खोली मगर दिल में अजीब सी घबराहट थी। सिर भारी था, पेट में हल्की जलन और जी मिचला रहा था। बिस्तर से उठकर वो धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसे चक्कर आ गया और वह दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। क्या फिर से वही कारण? उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह लक्षण भी परिचित से लग रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, मन में कई तरह के विचार उमड़ने लगे। वह माँ बनना चाहती थी, मगर पिछले 2 अनुभव उसे डरा रहे थे। 2 बार उसे मजबूर किया गया था कि वो अपने अजन्मे बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही छोड़ दे। यह याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। अजय अभी सो रहे थे और उनकी 5 साल की बेटी कावेरी भी गहरी नींद में थी। घर में सासू माँ नहीं थीं। वे अपने बड़े बेटे के घर किसी पूजा में शामिल होने गई थीं। निशा जानती थी कि अगर उन्हें उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। उनके लिए घर का वारिस एक बेटा ही हो सकता था। कावेरी के जन्म से पहले निशा ने एक बेटी को जन्म देने की इच्छा जताई थी, मगर परिवार का दबाव इतना अधिक था कि वह कुछ कर ना सकी थी। उसका मन बेचैन था। क्या इस बार भी वही सब दोहराया जाएगा? क्या फिर से उसे अपने बच्चे को खोने के लिए मजबूर किया जाएगा? नहीं, इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ससुराल की दुनिया जहाँ लड़की होना अपराध था। निशा ने करवट बदली और बिस्तर पर बैठ गई। कावेरी और अजय अभी गहरी नींद में थे। कावेरी के मासूम चेहरे को देखकर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जागी। उसकी नन्ही सी जान कितना हंसमुख स्वभाव रखती थी, लेकिन घर में कितनी बार उसे ताने सुनने पड़े थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की थी। यह सोचकर निशा का दिल कसक उठा। आज रविवार था, कावेरी और अजय के लिए देर तक सोने का दिन, लेकिन निशा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसकी चिंता का सिरा कहीं और जुड़ा था। उसकी सास, जिन्हें पूरा परिवार माँ जी कहकर पुकारता था, आज घर पर नहीं थी। वह अपने बड़े बेटे के घर नवरात्रि के जागरण में शामिल होने गई थी। घर से निकलते समय माँ जी के चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। पता नहीं देवी माँ हम पर कब कृपा करेंगी। मुझे अपने पोते का मुंह दिखा दें तो मैं भी जागरण कराऊं, उन्होंने नाखुशी से कहा था। देवी माँ की परम भक्त होने के बावजूद उन्हें अब तक लगता था कि उनकी भक्ति अधूरी रह गई है। निशा की ससुराल बड़ी और संपन्न थी। पूरे परिवार का साझा व्यापार था। सबके घर पास पास थे और हर घर की रत्ती रत्ती खबर दूसरे के घर को रहती थी। 4 बहुएं थीं इस घर में और उनमें से निशा तीसरे नंबर पर थी। बड़ी और मझली बहुएं पहले ही 2-2 बेटों की मां बन चुकी थीं। चौथी बहू भी अपने पहले बेटे को जन्म देने वाली थी। ऐसे में निशा को हर समय खुद को नीचा महसूस करवाया जाता था। 5 साल पहले जब निशा ने कावेरी को जन्म दिया था तो सारा परिवार जैसे शोक में डूब गया था। जैसे किसी ने कोई अनहोनी कर दी हो, उसे ताने दिए गए। कोई पोता होता तो खानदान का नाम रोशन करता। उसकी सास ने उस दिन से उससे दूरी बना ली थी। इसके बाद जब 2 बार उसने गर्भधारण किया और दोनों बार डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में कन्या है, तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया था, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह जानती थी कि बाकी बहुएं भी यही कर चुकी थीं, मगर निशा के लिए यह सब अस्वीकार था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गुनाह था। यह कितना अजीब था कि यह परिवार खुद को देवी माँ का परम भक्त मानता था। हर सप्ताह घर में पूजा होती थी। नवरात्रि के समय कन्या भोज का आयोजन किया जाता था
और पूरे आदर के साथ कन्याओं के पैर धोए जाते थे। मगर जब अपने ही घर में एक कन्या जन्म लेती थी तो सबके चेहरे ऐसे लटक जाते जैसे किसी ने उनकी पूरी संपत्ति छीन ली हो। निशा के मन में सवाल उठते, जब देवी माँ खुद एक नारी है तो उनकी भक्ति करने वाले लोग उनकी तरह जन्म लेने वाली कन्याओं को क्यों तिरस्कार से देखते हैं? क्या भक्ति सिर्फ दिखावे के लिए होती है? क्या समाज की इस मानसिकता को कभी नहीं बदला जा सकता? निशा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ? मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभीयों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे अच्छे चित हो जाते हैं, फिर घर में एक लाचार पशु सी बंदी बहू की हैसियत ही क्या है जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। निशा के ससुराल वाले आर्थिक रूप से संपन्न थे, शिक्षित थे, धार्मिक थे, मगर जब बात संतान के लिंग की आती तो उनकी सोच संकुचित हो जाती। बड़े घर की बहुओं के लिए गर्भ परीक्षण कराना और लड़की होने पर गर्भपात करवा देना एक आम बात थी। निशा की देवरानियां भी इसी स्थिति से गुजर चुकी थीं। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने परिवार के दबाव के आगे घुटने टेक दिए थे। पहली बार जब वह गर्भवती हुई थी तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ को फोन कर बताया तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब तो खुद माँ बनने वाली है बेटी, यह एहसास ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, माँ ने भावुक होकर कहा। निशा ने अजय को यह खबर दी तो वह भी मुस्कुराया। फिर भी निशा ने हिम्मत नहीं हारी। अजय प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ निशा, ये तुम्हारा नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूंगा, मगर ये जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है जो आग में घी डालती है, उससे कैसे निपटूंगा? अजय भी परेशान था। चाहे जो भी हो मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगी, जैसे भी हो माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, निशा जोर देते हुए बोली। बच्चे को लेकर निशा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। ससुराल में रहते हुए निशा ने कई बार देखा था कि परिवार का हर फैसला सासू माँ और ससुर जी के अनुसार ही होता था। घर में सभी लोग शिक्षित थे, आधुनिक विचारों की बातें भी करते थे, मगर जब मुद्दा बेटा या बेटी का आता तो उनकी मानसिकता सदियों पुरानी हो जाती। बेटा वंश बढ़ाता है, बेटी पराए घर चली जाती है, यह तर्क घर के हर सदस्य की जुबान पर था। निशा ने देखा था कि उसकी देवरानियों ने भी इस मानसिकता के कारण अपने अजन्मे बच्चों को खो दिया था। किसी ने विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। एक बार जब छोटी देवरानी राधा गर्भवती हुई थी तो उसने बड़े उत्साह से अपनी ननद को फोन किया था। दीदी, इस बार मेरा मन कह रहा है कि बेटी होगी। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन जब यह बात सासू माँ को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने छोटे बेटे को बुलाया। समझा दो अपनी पत्नी को, यह घर बेटियों के लिए नहीं बना है। उनका स्वर कठोर था। राधा ने लाख मिन्नतें की मगर कुछ नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद जब यह पुष्टि हुई कि बच्चा लड़की है तो परिवार ने बिना देर किए उसका गर्भपात करवा दिया। निशा यह सब देखती रही मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। निशा ने यह सब देखा तो एक योजना के तहत निशा मैके चली गई और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था इसलिए निशा की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर कावेरी का जन्म हुआ था जिसे माँ जी ने बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई जागरण हुआ ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर निशा और अजय खुश थे। कोई और करे ना करे वो अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद निशा फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी।
वो पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थीं। निशा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नज़र थी। वो बच ना सकी माँ के इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और कलेश से बचने के लिए अजय अनचाहे मन से ही सही निशा पर दबाव डालने लगा। निशा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की ही हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। लेकिन जब यह बात सासू माँ को पता चली तो उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी गंभीरता आ गई। डॉक्टर को दिखा दिया? उन्होंने तुरंत पूछा। जी माँ जी, पर अभी तो सिर्फ 1 महीने हुए हैं, निशा ने सुकचाते हुए जवाब दिया। अच्छा, लेकिन हमें ये जल्द से पता करना होगा कि बच्चा लड़का है या लड़की, सासू माँ ने ठंडे स्वर में कहा। निशा के दिल को एक झटका लगा। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा था कि परिवार वाले उसकी दूसरी संतान को लेकर उत्साहित होंगे, मगर यहाँ मामला कुछ और ही था। कुछ दिन बाद जब अल्ट्रासाउंड का समय आया तो सासू माँ ने खुद अजय को बुलाया और कहा, ध्यान रहे, अगर लड़की हुई तो तुम्हें फैसला लेना होगा। हमें खानदान को आगे बढ़ाना है। एक बेटी से घर नहीं चलता। अजय ने सिर झुका लिया। निशा को उसके अंदर कोई मजबूरी दिखी, मगर वह चुप रही। रिपोर्ट आई और पता चला कि बच्चा एक लड़की थी। घर का माहौल अचानक बदल गया। सासू माँ ने अजय को स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह बच्चा इस घर में पैदा नहीं हो सकता। लेकिन माँ, अजय ने हिम्मत करके विरोध करने की कोशिश की। मैंने जो कहा वही होगा। सासू माँ का स्वर इतना सख्त था कि अजय चुप हो गया। अगले कुछ दिनों तक निशा ने बहुत कोशिश की कि वह अपने बच्चे को बचा सके। उसने अजय से कहा, यह हमारी संतान है अजय, हमें इसे मारने का कोई हक नहीं। निशा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि माँ को नहीं मना सकता। घर में रहना है तो उनकी बात माननी होगी। अजय ने लाचारी से कहा। निशा के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। भारी मन से उसने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। कुछ साल बाद जब वह फिर से गर्भवती हुई तो उसके मन में एक डर बैठ गया था। इस बार उसने सोचा कि शायद परिवार बदल गया होगा, लेकिन जब सासू माँ को पता चला तो उन्होंने फिर वही बातें दोहराई। पहले यह तय करना होगा कि बच्चा कौन है, उन्होंने आदेश दिया। इस बार भी जब रिपोर्ट में लड़की आई तो वही कहानी दोहराई गई। निशा चाहकर भी अपनी संतान को बचा नहीं पाई। अब जब वह तीसरी बार गर्भवती थी तो उसके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वह फिर से अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ेगी। मैं इस बार अपने बच्चे को बचाकर रहूंगी, उसने खुद से वादा किया। निशा ने देखा कि अजय इस बार पहले से ज्यादा कमजोर थे। वह खुद भी डर गई थी। अगर इस बार भी मैं मैके गई तो क्या यह लोग मुझे वापस अपनाएंगे, उसने खुद से सवाल किया। परिवार के दबाव और समाज की कुरीतियों के बीच निशा का दिल अंदर ही अंदर घुटने लगा। क्या इस बार भी वह अपने अजन्मे बच्चे को बचा पाएगी? क्या वह फिर से अपनी ममता के लिए लड़ सकेगी? निशा जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, मगर इस बार वह चुप नहीं रहेगी। इस बार उसे अपनी संतान के लिए लड़ना ही होगा। वह हर हाल में अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। अगर इस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं तो शायद मेरी भी कोई जगह नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। मगर अब वह कमजोर नहीं थी। इस बार वह झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक माँ थी, और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। निशा यह सब सोचकर बिस्तर से उठकर धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मन में ढेरों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा,
बर्तनों की खड़खड़ाहट से उसका ध्यान टूटा। शालिनी जो उनके घर में काम करती थी, बर्तन धो रही थी। शालिनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। दीदी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। निशा कुछ नहीं बोली। उसने पानी का गिलास उठाया, धीरे से भरा और एक घूंट लिया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। शालिनी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, कोई खुशखबरी है क्या? निशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सवाल था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई और बस सिर झुका लिया। शालिनी खुश होकर बोली, अच्छा ही है दीदी, कावेरी को कोई खेलने वाला मिल जाएगा। अकेले बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। निशा को उसकी बातों में अपनापन महसूस हुआ। वह कुछ देर चुप रही, फिर अचानक ही पूछ बैठी, तेरे कितने बच्चे हैं? शालिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बस एक ही बेटी है दीदी। अब तो वो कॉलेज में पढ़ रही है, बहुत होशियार है, इंजीनियर बनना चाहती है। निशा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर दूसरा क्यों नहीं किया। इस बार शालिनी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने हाथ धोए, पल्लू से हाथ पोंछे और धीमी आवाज में बोली, जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो डॉक्टर ने लिंग परीक्षण कर दिया था। लड़की थी तो मेरे घर वाले जोर डालने लगे कि गिरा दो। निशा के भीतर कुछ सिहर गया। उसे लगा जैसे वह अपने ही अतीत के किसी दृश्य को फिर से देख रही हो। उसने धीरे से पूछा, फिर? शालिनी की आंखों में अजीब सी दृढ़ता झलकने लगी। फिर क्या? मैंने साफ मना कर दिया, कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी। सास को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने घर से निकाल दिया। पति ने भी कोई साथ नहीं दिया। निशा आबाक रह गई। एक गरीब अनपढ़ औरत ने इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ ली, और वह उसने पढ़ाई की थी, उसे घर परिवार का समर्थन भी था, फिर भी उसने 2 बार अपने अजन्मे बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाई। शालिनी की बातें अब भी जारी थीं। कई दिन मंदिर के बाहर सोई, कई बार भूखी रही, लेकिन काम खोज लिया, बर्तन धोए, सफाई की, कपड़े सिले, सिलाई सीखी। धीरे धीरे एक किराए का कमरा लिया और अपनी बेटी को पालने लगी। शालिनी की आंखें गर्व से चमक उठीं। आज वही बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने मन की सुनी, दुनिया की नहीं। निशा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने धीरे से रसोई के किनारे को थाम लिया। मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं शालिनी से भी कमजोर हूँ? शालिनी तो अकेली थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था। फिर भी उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन बदल डाला। और वह पढ़ी लिखी संपन्न परिवार में होने के बावजूद 2 बार वह मजबूर होकर समझौता कर चुकी थी। क्या यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा था? लेकिन नहीं, अब वह फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी। अब वह किसी के दबाव में आकर अपने अजन्मे बच्चे से उसका हक नहीं छीनेगी। निशा ने गहरी सांस ली। उसे अब अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। इस बार वह लड़कर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े। आज निशा के भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। उसने सोचा कि शालिनी के पास ना आर्थिक ताकत थी, ना परिवार का सहारा, फिर भी उसने अकेले अपनी बेटी को पाला। और वह खुद, उसके पास साधन भी थे, शिक्षा भी थी, पति भी था, फिर क्यों वह हमेशा झुकती रही? उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों की सारी घटनाएं घूम गईं। पहली बार जब वह मां बनने वाली थी, तब भी उसे डराया गया था। जब उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए मैके का सहारा लिया था, तो उसे कायर कहा गया। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई थी, तब वह कमजोर पड़ गई थी और उसने परिवार के दबाव में आकर अपनी संतान को खो दिया। नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, किसी भी कीमत पर। उसने मन ही मन ठान लिया।
अब उसे अपने फैसले पर डटे रहना था। वह जानती थी कि सासू माँ विरोध करेंगी, हो सकता है कि अजय भी खुलकर उसका साथ ना दें, लेकिन इस बार वह किसी की नहीं सुनेगी। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी ममता को जीतने दूंगी, मैं इस बार नहीं झुकूंगी। अब निशा के अंदर की नारी शक्ति जाग चुकी थी। अब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। उसी शाम जब सासू माँ घर लौटी तो उन्होंने निशा के चेहरे पर अजीब सा तेज देखा। जब उन्हें पता चला कि निशा गर्भवती है तो वे खुशी से झूम उठी। इस बार देवी माँ ने हमारी सुन ली, इस बार पोता ही होगा। निशा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रही और उनकी ओर देखती रही। उसका मन अशांत था, लेकिन इस बार वह चुप रहने के मूड में नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह जब निशा नाश्ता बना रही थी, सासू माँ कमरे से बाहर आई और सीधे उसके पास आकर बोली, आज ही हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, कोई टाल मटोल नहीं। निशा ने अपनी सास की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। वह अब और झुकने को तैयार नहीं थी। मुझे किसी भी हालत में यह जांच नहीं करानी, और इस बार चाहे कुछ भी हो मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, निशा ने दृढ़ता से कहा। सासू माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर यह फिर से लड़की हुई तो क्या करोगी? तुम अपने खानदान को बर्बाद करने पर तुली हो। कमरे में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और निशा के भीतर उठते तूफान की गूंज सुनाई दे रही थी। निशा ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है माँ जी, इस बार मैं अपनी कोख पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। माँ जी, जो अब तक अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कर रही थीं, अचानक भड़क उठी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आवाज कड़क हो गई। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है ये। कह देती हूँ अजय, या तो इसे समझा ले, वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। कमरे में खड़े अजय ने झुकी हुई नजरों से माँ जी की बात सुनी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। बरसों से उसके भीतर जो पछतावा था वह उसे अंदर ही अंदर घुटन दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, निशा ने आगे बढ़कर स्पष्ट स्वर में कहा, ना रहे तो ना सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आंच न आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, आगे जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही कावेरी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। बरसों के मानसिक द्वंद्व, पीड़ा और संघर्ष ने उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया था। वह जानती थी कि अब उसे पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ। अचानक अजय की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में मजबूती थी, जैसे उसने अपने डर पर विजय पा ली हो। निशा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर चाहकर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी दो बेटियों की हत्या की ग्लानि अभी तक है मुझे, तीसरी की झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। अजय की बातें सुनकर माँ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अविश्वास से अपने बेटे की ओर देखा। ये क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया है क्या? मरने के बाद कोई क्रियाकर्म श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ जी की बातों ने अजय को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। बरसों से दबे हुए गुस्से और पछतावे का गुबार अब और नहीं रोका जा सकता था। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने निशा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया, तो हमारी मुक्ति हो या ना हो, तुम्हारी नहीं होगी। क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूंगा और ना ही पिंडदान। कमरे में एक सन्नाटा छा गया।
माँ जी अवाक रह गईं। उनके बेटे ने पहली बार इस तरह उनकी बातों का विरोध किया था। निशा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह दुख के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अधिकार की जीत के आंसू थे। अजय ने आगे बढ़कर निशा का हाथ थाम लिया। अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। निशा की आंखों में अजय के लिए एक नई इज्जत उमड़ आई। बरसों से जिस साथ की उसे तलाश थी, आज वह उसे मिल गया था। निशा भाव विभोर होकर अजय से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर से हरी हो गई थी। आज उसने न केवल अपनी कोख का अधिकार बचा लिया बल्कि अपने सुहाग का भी पुनः अधिकार पा लिया था। आज उसने खुद को भी जीत लिया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।